हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। सो कल हमने यूजीसी नेट पीवाईक्यूज पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसको आप सब लोगों ने इतना पसंद करा। अम, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी सीरीज का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूजीसी नेट या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अगर आप क्लियर कर रहे हैं ना, तो जहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पर यूजीसी नेट से अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो सीरीज है बहुत यूजफुल होने वाली है। ये हम लाइव भी कंडक्ट कराते हैं। लाइव जो है ये सुबह 9 से 10 के बीच में डेली क्लास होती है लाइव की, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो इसकी रिकॉर्डेड है ये आपको बाद में अवेलेबल होती है यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो अभी हम 2018 का जो जुलाई वाला पेपर है, वैसे जून वाला है, जुलाई में हुआ था 2018 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी कल वाले वीडियो में हमने 25 तक 1 to 25 तक जो है फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 26 से लेकर के 50 तक डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारे इनिशिएटिव पसंद आता है, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आप सॉल्व और करना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साथ ही साथ आप अगर हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है 9896859767। आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके प्रिपरेशन में हर प्रकार की हेल्प करने की। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर आईएसओ सर्टिफाइड सेवोतो मॉडल फॉर स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सिटीजन चार्टर। तो ये जो है वो सेकेंड ईआरसी ने मेंशन करा था सेवोतो मॉडल को। ओके, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पढ़ते हो ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिर्फ सेकेंड ईआरसी या फर्स्ट ईआरसी ने नहीं, बहुत सारी कमिटीज ने मेंशन करा है, जिसमें पे कमीशन का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पे कमीशन ने भी अपनी अलग अलग रिपोर्ट के अंदर काफी सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को लेकर के उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। लेकिन इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सेकेंड ईआरसी 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ऑल्सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, प्लीज इसकी जो रिपोर्ट का नाम है फर्स्ट ईआरसी सॉरी सेकेंड ईआरसी की 12th रिपोर्ट कौन सी है, 10th कौन सी है, 11th कौन सी है, ये रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है। क्योंकि कई बार जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में तो ये कम्प्लीटली सिर्फ उसके रिपोर्ट का नाम पूछा जाता है कि अच्छा कौन सी रिपोर्ट कौन सी है। तो टोटल 15 रिपोर्ट है, टिप्स पे याद रख लेना, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। ओके, नेक्स्ट है 27th, which of the following is the oldest municipal corporation in the world outside UK? Now it's a factual information and it is in Madras, Chennai। लंदन के बाद में सबसे पुराना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में है, जो कि 1680s के आसपास जो है बनाया गया था। एग्जैक्टली डेट चेक कर लेना, बट 1600 शायद 87 या 88 के आसपास इसको बनाया गया है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आउटसाइड यूके, बिकॉज ओल्डेस्ट जो है वो लंदन है और सेकेंड ओल्डेस्ट मद्रास चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के ओरिएंटेड है? आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तीन तीन ऑप्शन है इसमें। सो क्लाइंट ओरिएंटेशन है डेफिनेटली, टाइम ओरिएंटेशन है डेफिनेटली, टाइम ओरिएंटेशन इसीलिए क्योंकि इसको रेलिवेंट बनाना है। आज के टाइम की डिमांड कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगी, तो ये हमेशा टाइम ओरिएंटेड रहेगा। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड नहीं, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड आपका ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट नहीं है। और एक्शन ओरिएंटेड ये भी सही है, क्योंकि डेवलपमेंट में आपको काम करना है तो इट मस्ट बी एक्शन ओरिएंटेड। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ए, बी और डी। सही है। 28 का आंसर फटाफट चेक करके बताओ। सही होना चाहिए आई गेस। लेट मी चेक। 28 का भी है ना। ओके, 29th है, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इकोलॉजिकल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। द आउटकम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी आर कंडीशन बाय द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। ये बात भी सही है। कल भी हमने इस बारे में बात करी थी कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज किस तरीके से सामने आती है, ये बहुत हद तक उसकी कॉन्टेक्स्ट पर, सोसाइटी पर डिपेंड करती है। कोई चीज दूसरी किसी कंट्री में बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया में अगर लागू करने की कोशिश करोगे तो शायद उतनी सक्सेसफुल ना हो। तो ये हमेशा उसकी इकोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ही होना चाहिए। हाँ जी, ए ही है।
देन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, अच्छा बहुत सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आता है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग और अपडेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डेवलप करते हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बोला जाता है. और इसका अपोजिट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाते हो, आपने कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करी, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है. और आपने गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या है? इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, मॉडर्नाइजिंग ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिओर्गेनाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये मैंने अभी आपको बताया. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है. और पहले तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है. इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ाना, ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिओर्गेनाइजेशन और रैशनलाइजेशन. तो आपका क्या आ जाएगा? ए, बी और सी आ जाएगा. 30 का आंसर क्या है? बी है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766? अच्छा, ये आपका अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाले पार्ट में आता है. तो कौन सी कंट्री ने कौन सा इनिशिएटिव पहले लिया था? ये तीन चार फैक्ट हैं जो याद रखने पड़ेंगे. एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, एक आपका आरटीआई का, एक आपका ओम्बड्समैन का, ये किसने पहले इंट्रोड्यूस करा था, और एक सिटीजन चार्टर का. ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ऑम्बुड्समैन पता का होने चाहिए. स्वीडन ने किया. हाँ, ओम्बड्समैन का स्वीडन ने किया था. और फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पहले किसने किया था? ज्यादातर केसेस में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है ना, वो नॉर्वे ने. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने ही इंट्रोड्यूस किया होता है. तो 1766 तक सिर्फ स्वीडन को लेकर के ज्यादा, मतलब आपको उतनी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है. यूके में तो प्रेस एक्ट उस टाइम तक नहीं था. 1766 की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम हम यहाँ पे, मतलब हमारे बंगाल में ये चल रहा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना स्टार्ट करा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्वीडन वाज थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766. ज्यादातर केसेस में स्वीडन, नॉर्वे, इन्हीं का एग्जाम्पल है आपके पास. 31 का आई शुड गो विद बी. ठीक है ना? ठीक है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दी गिवन कोड गिवन बिलो. तो कैग जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 148(1). सैलरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डिटरमाइन की जाती है. He takes oath according to the form set out the purpose in third schedule, and the administrative expense of his office are charged upon consolidated fund of India. अब ये दो चीजें समझो, डी और बी स्टेटमेंट को, फर्स्ट और सी छोड़ दो, बी और डी स्टेटमेंट पे फोकस करो. हिज सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नहीं, वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की सैलरी डिसाइडेड होती है. अगर कुछ चेंज करना भी होगा तो पार्लियामेंट चेंज करेगी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कोई पावर नहीं है उनकी सैलरी को कम ज्यादा करने की. दूसरा, आपको चार्ज अपॉन और जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है, चार्ज फ्रॉम या चार्ज फ्रॉम और चार्ज अपॉन, इसमें फर्क समझो. कुछ खर्चे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जो कंपलसरी होते हैं, जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आसानी से बदल नहीं सकती. जैसे मान लीजिए आज की गवर्नमेंट ने आईएमएफ से कोई लोन लिया है, और वो लोन जो है 10 साल तक आपको पे करना है, 10 ईयर का उसका टेन्योर है. लेकिन अगले 5 साल में मान लीजिए गवर्नमेंट बदल जाती है, नई गवर्नमेंट जब आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मना कर दे लोन पे करने से, या जो सैलरीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, वो सैलरी वो कम कर दें. नहीं, सैलरीज आप कम नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो खर्चा होता है ना, चार्ज अपोन होता है. एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आप उस पे अप्रूव करो या ना करो, वो पास हो जाएगा. इसीलिए ये जो है, ये बजट के अंदर इसको रखा जरूर जाता है, बट इसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई वोटिंग नहीं होती. ये सबको पता है कि ये खर्चा जो है वो होने वाला है. तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को निकाल दें, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? सी पार्ट बचा, ए, सी एंड डी. क्विकली चेक करो इसका क्या आंसर है. 32 का सी होना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर लॉजिक भी लगाओगे तो आपके बहुत सारे आंसर्स जो है वो सही हो जाएंगे. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, चाहे कैग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट जजेस हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती है. इलेक्शन कमीशन है, इनके आप आसानी से जो सैलरीज वगैरह चेंज नहीं कर सकते. करना होगा तो उसके लिए भी प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है.
लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अब ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आपने ध्यान रखनी है। ये ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर पिक कर लिया, बाकी स्टेटमेंट भी आप पढ़ो। पहला, कैग जो है आर्टिकल 148(1) के तहत एस्टैब्लिश मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, और उनकी ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। अब ये देखना है आपने कि थर्ड शेड्यूल में एक्चुअल में और क्या क्या चीजें मेंशन है, और इसके अलावा सारे के सारे जो 12 शेड्यूल हैं उनके अंदर उनका कंटेंट क्या है। फर्स्ट शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, सेकंड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ शेड्यूल, जैसे हमें पता है ना, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल ये ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया को लेकर के है, सेवंथ आपका बेसिकली जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको लेकर के, एट्थ आपका लैंग्वेज को लेकर के। इस तरीके से सारे जो शेड्यूल्स है ना उनका आपको पता होना चाहिए। पीवाईक्यू से इस चीज का आइडिया होता है। पीवाईक्यू से जस्ट एक करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना नहीं है, वो आपका काम है। इसके अलावा ये भी देखो कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के जो कि चार्ज्ड अपॉन की कैटेगरी में आते हैं, जो कंपलसरी है, गवर्नमेंट चाहे ना चाहे वो रहेगा, चार्ज्ड अपॉन है। एक स्टेप आगे अगर जाना चाहते हो, थोड़ा सा और इंटरेस्ट रखते हो, तो ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब कंडीशंस आती हैं तो उस टाइम पर क्या चेंज आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ये जो चार्ज्ड अपॉन सिस्टम होता है, इस पे क्या बदलाव आता है, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली कुछ चीजें चेंज कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है। यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फटाफट बताओ। 317, 323, 320, 323A। मैम यूपीएससी के 315 से 323 तक। 323 तक है ना, तो लास्ट ही आएगा। रिपोर्ट सबमिट करने का जो ज्यादातर काम है वो लास्ट में आता है, तो इसका क्या होना चाहिए, 33 का सी होना चाहिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, एक तो यूपीएससी, एक फाइनेंस कमीशन, एक आपका कैग, और एक आपका ये यूजीसी भी तो इलेक्शन कमीशन। यूजीसी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कौन सी यूजीसी? यस। नहीं, यूजीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टेच्यूटरी बॉडी है यूजीसी। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टेच्यूटरी में और कॉन्स्टिट्यूशनल में फर्क है। तो इनके जस्ट आर्टिकल याद रखो, कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, और ज्यादातर एनुअल रिपोर्ट जो वो लास्ट आर्टिकल में ही आती है। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं, बिकॉज आप इनको कैसे प्रिपेयर करोगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और प्लेसेस। सो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेलवे स्टाफ कॉलेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहाँ पर क्या है? हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। रूरल डेवलपमेंट वडोदरा, हैदराबाद, मुंबई और नागपुर। इसका आई थिंक रूरल डेवलपमेंट का नागपुर होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट का अगर हम नागपुर लेके चलते हो तो डी में हमारे पास सिर्फ एक है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो इस हिसाब से अगर रूरल डेवलपमेंट का नागपुर में है, बी का 3 होना चाहिए हैदराबाद में। और नहीं नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का नागपुर में है, क्योंकि ए का 4 है ना, माय मिस्टेक। बी का हैदराबाद होना चाहिए, सी का 1 वडोदरा रेलवे स्टाफ कॉलेज, और डी का होना चाहिए 2 हैदराबाद रूरल डेवलपमेंट का। इसका आंसर 34 का, डिटेल्स नहीं दे रखी इसकी। 34 का डी ही आएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रिपीट करो। एक्सप्लेनेटरी आंसर इसका क्या दिया? नहीं दिया हुआ एक्सप्लेनेटरी आंसर इसका, दूसरी बुक में चेक करती हूँ मैं, लेकिन ऐसे मिलेंगे भी नहीं। आप कितने ही, बस यही है, फॉलो कर सकते हो इनको, जस्ट ठीक है दिया हुआ है तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बीटिंग अराउंड द बुश वाली बात होती है। ऐसे क्वेश्चंस है ना एक्चुअल में ये बहुत परेशान करते हैं।
ये मुझे हमेशा से परेशान करते हैं, बिकॉज आप कैसे ही फॉलो करोगे इतनी सारी चीजों को। हम्म। मैम आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। ये यहाँ आंसर है, एग्जैक्टली ऐसे याद रखना पड़ेगा। बट इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन देती हूँ कि जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ट्रेनिंग के, उनका याद रख लेना, क्योंकि उससे आइडिया हो जाएगा। एक भी अगर आपको याद है तो आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है और रूरल डेवलपमेंट का है, इनको हाईलाइट में रखो कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ये अगर आपको आइडिया है तो काम बन जाएगा हमारा। सो रिवेन्यू का कहाँ पर है, नागपुर में है रिवेन्यू सर्विसेज का। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कहाँ पर है, हैदराबाद में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज मुंबई, सॉरी वडोदरा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये कहाँ पर है आपका। गलत बता गई ना मैं, रुको, मैं भी खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। रिवेन्यू सर्विसेज का नागपुर में है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मुंबई में है, रेलवे स्टाफ कॉलेज का वडोदरा में है, और रूरल डेवलपमेंट का हैदराबाद में। ये भाई ऐसे मार्क ही कर लो, ऐसे क्वेश्चन है। Okay, chronologically arrange the submission of report of committees to Government of India on various aspects of civil services. योगिंदर अलग कमेटी, रामास्वामी मुदलियार कमेटी, सतीश चंद्र कमेटी, सुरेंद्रनाथ कमेटी। तो इसमें मुदलियार कमेटी जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के है, एंड ये एजुकेशन कमीशन में आता है। सिविल सर्विसेज को लेकर के आई डोंट थिंक सो उन्होंने डायरेक्टली कुछ मेंशन किया है। हाँ, सतीश चंद्र कमेटी और अलग कमेटी डेफिनेटली दोनों है। सुरेंद्रनाथ कमेटी का मुझे ध्यान नहीं है। तो अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो क्रोनोलॉजिकली मुझे अरेंज करना है। फर्स्ट मुदलियार कमेटी है, 1952 में आई है शायद। हाँ, ए आर मुदलियार कमेटी, सतीश चंद्र कमेटी और अलग कमेटी बाद में आई है, ये 2000 के बाद वाली है। तो बी के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अलग कमेटी बाद में आई है। देन सुरेंद्रनाथ कमेटी है। सो विल गो विद सी। 35 का सी है ना। बता दिया करो कम से कम आंसर तो, चुपचाप बैठे हो। अच्छा ऐसे क्या। अब मुझे खुद को देखना पड़ रहा है बार बार। हाँ, मुदलियार कमेटी है, और उसके बाद में सतीश चंद्र कमेटी है, योगेंद्र अलग कमेटी है, और सुरेंद्रनाथ ठीक कमेटी है है। अब से मैं आंसर। हाँ, थोड़ा मेरे को बार बार उसमें वो करना पड़ रहा है। एक तो ये कमेटीज में, एक तो एजुकेशनल कमेटीज, ठीक है, इसमें जैसे एस राधाकृष्णन से स्टार्ट होती है ये फर्स्ट, जो 1948-49 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद में मुदलियार कमेटी का नाम आता है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के। फिर आपका ये सतीश चंद्र कमेटी आती है। फिर आपका सॉरी, सतीश चंद्र से पहले कोठारी कमीशन आता है, कोठारी कमीशन के बाद में सतीश चंद्र कमेटी आती है। फिर आपके ये अलग अलग आती है, अलग कमेटी है, एंड देन सुरेंद्रनाथ कमेटी आती है। ठीक है, तो ये, और दूसरा एक तो एजुकेशन को लेकर के है, दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर के जितनी कमेटीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और तीसरा आपकी जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इनके ऊपर एक से आपको डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन मिलेगा इन तीनों कमेटी से, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, लोकल गवर्नमेंट, और हो सकता है तीनों का एक ही साथ मिल जाए आपको। नेक्स्ट है ठीक है 36th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर डीलिंग विद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका बताओ फटाफट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कहाँ पर है। एक 102, दो। 3, और दूसरा 312 में है, 191 में है। 191 में है मैम। ये अ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसमें अगर आप 89 ऐड कर दोगे ना तो सेम आर्टिकल आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए मिल जाएगा। ओह। ठीक है, जैसे मान लीजिए 52 जो है वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मान लो। ठीक है, अब उसमें 89 ऐड कर दो।
कितना आता है? सही है, मैं गलत जोड़ रही हूँ? सही जा रहा है। ऐसी ट्रिक्स मिलती हैं कहीं आसानी से? नहीं मिलती, बट मैं मैथ्स है ना, इसलिए मुझे ऐसी ट्रिक डर लगता है ऐसी ट्रिक। नहीं, सही जाते हैं ये। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपको आर्टिकल ध्यान है ना, और आपको चेक करना हो कि ये सेम आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा, जस्ट ऐड द 89 नंबर। ये परफेक्ट है, ये जाएगा। कि 37th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ओवरलैपिंग? बाजार कैंटीन मॉडल, पॉलीकम्युनलिज्म, नेपोटिज्म, इंटीग्रेशन। हाँ, नेपोटिज्म नहीं है इसका, इंटीग्रेशन, पॉलीकम्युनलिज्म, बाजार कैंटीन है। अच्छा, पहले मैं ओवरलैपिंग बता देती हूँ। ओवरलैपिंग क्या है? फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने अपनी प्रिज्मेटिक सोसाइटी के कुछ फीचर्स बताए थे, जिसमें से एक है ओवरलैपिंग, एक आपका फॉर्मलिज्म है, और एक मैम ये हेट्रोजेनिटी आर है। तीन। गुप्ता वाली में आंसर गलत भी दिया हो सकता है, इसमें डी दे रखा है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं है। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर है। हाँ, तीन फीचर्स हैं। अब भूल गई, फिर भूल जाऊंगी। पहला ओवरलैपिंग है, दूसरा आपका फॉर्मलिज्म है, और तीसरा है हेट्रोजेनिटी। ठीक है। तो इसमें ओवरलैपिंग में क्या है कि कुछ पुरानी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं और कुछ नई स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, आपको क्या मिलेगा, मतलब पुरानी और नई स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको एक हद तक मैरिट बेस्ड सिस्टम भी रहेगा, और वहां पे आपका फेवरेटिज्म भी रहेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट में आप ट्रेडिशनल मेथड्स तो छोड़ चुके हो भी, जहाँ पे जैसे पुराने टाइम में राजा अपने ही परिवार वालों को अपॉइंट करता था, वो सिस्टम भी जा चुका है, नया मैरिट सिस्टम आ चुका है। लेकिन अभी भी वो जो फेवर करने वाला सिस्टम है ना, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। पॉलीकम्युनलिज्म है, मल्टीपल कम्युनिटीज हैं मान लीजिए, या मल्टीपल इंटरेस्ट एक साथ एडजस्ट सॉरी एग्जिस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जो फीचर है, इंटीग्रेशन जो है वो आपका डिफरेक्टेड सोसाइटी का है। बिकॉज इंटीग्रेशन क्या शो करता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट तो कर रही हैं, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, बट डिफरेंशिएशन के साथ में जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन आपको प्रिज्मेटिक में भी मिल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन प्रॉपरली आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेक्टेड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली इंटीग्रेट है नहीं, इसीलिए तो वो प्रिज्मेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। फीचर्स तो सारे उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट पुअरली इंटीग्रेशन होने की वजह से या माल इंटीग्रेटेड होने की वजह से उसको प्रिज्मेटिक की कैटेगरी में रखा जा रहा है। नेपोटिज्म को इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको कि मैरिट भी है, प्लस आप फेवर भी कर रहे हो उनको। नेपोटिज्म इसी का तो है ना। और ये फीचर्स भी ध्यान रखना इसके, प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाले। ओवरलैपिंग, फॉर्मलिज्म और हेट्रोजेनिटी, मतलब मिक्सचर है तीनों का। मतलब यही है कि मिक्सचर है, कुछ नई चीजें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं, मिक्सचर आपको नजर आता है। क्लियर? हम्म। कन्विंस नहीं हो पा रहे? क्या मैम? कन्विंस नहीं हुए क्या आंसर से? नहीं हो गई ना मैम। ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? इसका फटाफट रीड करके बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिस्टम, मेंटेनिंग स्टेटस को। ये फ्री वाले मैम मार्क्स हैं। इसका मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ही होगा ना, क्योंकि डेवलपमेंट है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, सोशल जस्टिस भी है, और ऐसा। बाबा, डेमोक्रेटाइजेशन डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर माना जाता है। जितने आप डेवलप होते हो उतने हाँ, ही आप सॉरी। डेमोक्रेटाइज होते जाते हैं। तो ये नेक्स्ट नीचे वाला क्या है, मेंटेनिंग स्टेटस को, इसका स्टेटस मतलब ही को नहीं होता है समझ एज इट इज सिचुएशन रखना, स्टेटस कुछ चेंज नहीं ना है। ना, अब डेवलपमेंट में मैम डेवलपमेंट होगा ना, एज एज इट इज कैसे रहेगा? हाँ, चेंज का जो अपोजिट वर्ड होता है ना, वो स्टेटस को है डेवलपमेंट के सेंस में। स्टेटस को होता है हालात को जस का तस बना करके रखना, कोई बदलाव नहीं आना। सो मेंटेनिंग स्टेटस को कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। ये फ्री वाले मार्क्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन गलत मत करना है ऐसे भी। हम्म। ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं कई बार।
Okay, next है, which one of the following defines sustainable development as development that meets the need of present without compromising the ability of future? कहाँ पर एसडीजी की डेफिनेशन दी गई थी? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूएन रेजोल्यूशन ऑन द फ्यूचर वी वांट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ये बताओ फटाफट। इकोनॉमी। आई थिंक ब्रंटलेट कमीशन, हम्म। नॉट श्योर, बट मैंने एक जगह पढ़ा था, मतलब ब्रंटलेट कमीशन एसडीजी सही की है। वजह। हाँ, हाँ, सबसे पहले जो इसका मैम, डेफिनेशन है इसका एसडीजी की। ईयर भी यही है ना, 1944? नहीं नहीं, ये 1980s के अराउंड है। अच्छा अच्छा। हाँ, 1944 नहीं है। नहीं, ब्रंटलैंड मुझे लगा कमीशन का, ब्रंटलैंड जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्रेटन हुई थी शायद, वो अलग हो गई। वो ब्रेटन वुड्स है। हाँ मैम, यस यू आर राइट। वो ब्रेटन वुड्स है। वो अब 1944 में हुई थी। बिल्कुल, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सबसे पहले ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कॉमन फ्यूचर। एक्चुअल में एनवायरनमेंट को लेकर के इन्होंने जो कंसर्न रेज किया था, उसी की देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये 1980 एटीज में ही है, इतना मैं श्योर हूँ, 1980s में। ये 1983 या 4 के आसपास है, जो फर्स्ट फेज है ना, उसमें ही है। एग्जैक्टली देख लेना इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो बहुत बाद में आए हैं, ये तो हमने आप अडॉप्ट करे 2015 में। ठीक है। ओके। अच्छा, एक इसमें ना ब्रंटलैंड कमीशन के साथ में दो तीन चीजें और हैं। एक 1972 में यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है एक, उस पे एनवायरनमेंट पे, वो, फिर रियो कॉन्फ्रेंस, रियो समिट जो 1992 में होती है, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, वो ध्यान रखना। और उसके बाद में रियो+20 समिट होती है। ठीक है, वो ध्यान रखना। और 2015 वाली जो समिट है, पेरिस एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या थी, इसको ध्यान रखना। इसमें एक तो सीक्वेंस आपको पता हो, और सीक्वेंस के साथ में आपको उनके जो आउटकम्स थे, जैसे जो रियो समिट होते हैं ना, उसमें 3 आउटकम्स निकल करके आते हैं। ठीक है, एक डिजर्ट का है, एक बायोडाइवर्सिटी को लेकर के है, और एक आपका ये जो जितने भी आपका क्लाइमेट को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो इसके जो आउटकम्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं। कौन सी क्या हुई थी? अगर आपको प्रोटोकॉल्स भी ध्यान रहे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे, यू कैन से, सक्सेसफुल प्रोटोकॉल अगर है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन लेयर को लेकर की है। और उसके बाद में फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, 1977 1997 के अंदर अडॉप्ट करा गया था, और ये 2015 तक चलता है, इसको 2000 से 2015 के बीच में अप्लाई किया गया था। बट ये उतना सक्सेसफुल होता नहीं है, बिकॉज यूएस वगैरह इससे बैकआउट कर लेते हैं। और फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट आता है। पेरिस एग्रीमेंट भी 2030 तक है, बट अब हमें भी उतना सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट में ना बहुत सारी चीजों पे बात करी गई थी। एक तो ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा, हर साल है ना इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। जो लोग रियो में मिले थे ना, उनकी हर साल एक मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग जो है आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे 28th है, 29th है और 27th है, हर साल होती है ये। तो उसका एक नाम दिया जाता है, जैसे 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसके कुछ आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम्स आपके करंट अफेयर का हिस्सा बनते हैं, एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये, मतलब, ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, बट इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर 1 में भी आ सकते हैं। पेपर 1 में तो बकायदा एनवायरनमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, मतलब यूनिट दी गई एनवायरनमेंट पे। हाँ, तो वहां इन्वायरमेंट, पर आप पीपल एंड पढ़ते हो। इन्वायरमेंट। वहां पर पढ़ते हो, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपका। ओके, 40th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पीएमओ इन इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। It enjoyed the status of department, and it has replaced the PM secretariat. It has few attached and subordinate office under it, and it's a line agency. पहले डी ऑप्शन पे आते हैं, ये लाइन एजेंसी है, ये स्टाफ एजेंसी है? पर मैम आपने कहा था ये स्टाफ एजेंसी एडवाइस करती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हिसाब से लॉजिक लगा, अगर हम लगाएं, डी हाँ, वाला डी ऑप्शन को हम कैंसिल कर एलिमिनेट, देते हैं सब, ठीक है हाँ, यहाँ। डी को अगर हम एलिमिनेट करेंगे ए और तो बी में आप, चुनना है। हम्म, ए और बी तो कॉमन है। हाँ मैम, इट हैज रिप्लेस द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, पहले ये पीएमएस हम्म। था, उसके बाद ये पीएमओ हुआ था, तो बी तो आएगा ही। सी है या नहीं वो नहीं पता। इट हैज फ्यू अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अंडर इट, समझ में नहीं आया।
हाँ, ये डिपार्टमेंट भी तो है मैम, तो ए एंड बी इज कंफर्म। ठीक है, देखते हैं सर। ए हो रहा है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ओके, हाँ बताएं। ए होगा मैम इसका। सॉरी, मेरे से म्यूट हो गया। ओके, हम पीएमओ के बारे में बात कर रहे थे ना। सो इंडियन, सॉरी, इट enjoys द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट, ये बात सही है। रिप्लेस द पीएम सेक्रेटेरिएट, ये भी ठीक है। फ्यू अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये खुद एक अटैच्ड ऑफिस मान लीजिए, या हम्म। खुद एक स्टाफ एजेंसी है, तो उसको इसके अंडर सबऑर्डिनेट और अटैच्ड नहीं ऑफिस होगा, थोड़ी ना हाँ आएंगे। ये नहीं। इसका हायरार्की नहीं होगी। तो आई विल गो विद ए एंड बी। इसका चेक करना क्या है। हाँ सही है मैम, ए एंड बी इज द करेक्ट। मैं ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल द फैक्ट्स ऐसे टिप्स पे, तो सही पॉसिबल बात। भी नहीं। जस्ट हैव टू, वो तुक्के लगाने होते हैं कई बार। Which one of the following articles of Constitution of India related to the distribution of legislative power between union and state? ये कौन सा है? 245 to 263, 245 to 255, टू 246 to फोर्टी फाइव 290। से 255। 10 आर्टिकल्स हैं। हाँ। 41 श्योर हो ना? हाँ मैम, इतना मुझे याद है। देखती हूँ, रुकिए आंसर। 41, हाँ बी सही है मैम। बी सही है ना? यस मैम। ये तो मैम इतने फैक्ट्स हैं, ये तो रटने वाली चीज है। हाँ, ये रटने वाली बात है भी। ये दो तीन और बता देती हूँ चीजें। एक तो ये लेजिस्लेटिव पावर वाला। दूसरा, जो मैंने अभी कैग का और वो बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं, मतलब जो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिन पे कैग क्वेश्चंस का पूछे जाते हैं। 148, अटॉर्नी जनरल का 76 ऐसे करके है, जो बार बार हाँ, याद है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, एक तो उनका, दूसरा आपका जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं उनका, तीसरा इमरजेंसी प्रोविजंस। एक फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 और 281 हाँ, में रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सबमिशन। बॉडीज में आ गया ना वो, इमरजेंसी का। और एक आपको लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। इमरजेंसी का लोकल फाइनेंस। गवर्नमेंट वाला तो छोटे से छोटा भी याद होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस में बात करती है, कौन से वो है, उसके आर्टिकल कौन सा है। छोटे से छोटे, मतलब इनकी क्लॉज बहुत माइक्रो। कंफ्यूज करते हैं, के जे तक जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो बाद में अमेंड करके ऐड करे गए हैं ना, वो आते हैं इससे। तो ये अगर कोई याद कर सकता है ना, तो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मैम कितना परसेंट रोल है पब्लिक एड में? 60% है ना? आर्टिकल ज्यादा पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में फिर भी है थोड़ा बहुत, बट एज सच बाकी नहीं है। बट वो मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसी गवर्नमेंट है वैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो तो फिर डायरेक्टली रिलेट करता ही है। परसेंटेज बता पाना मुश्किल होगा, बट यस ओवरलैप, और वहां से तो फिर इंस्पिरेशन आएगी आएगी। Okay, now this is interesting. Which one of the following is not included in the 7-point directive issued by Supreme Court of India in 2006 with regard to police reform? Constitution of State Security Commission (SSC), setting up of Police Complaint Authority, setting up of networking of police organization and setting up of police establishment board। ये तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको लेकर के है। अब इन्होंने पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड भी बोला है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बोली है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का बोला है, बट इन्होंने नेटवर्किंग जैसा कुछ नहीं कहा। नेटवर्किंग जैसी कोई रिकमेंडेशन इनके 7 पॉइंट डायरेक्टिव्स में नहीं आती है। लेकिन इसको ना ऐसे हाईलाइट कर लो इस क्वेश्चन को। मैं जब पुलिस रिफॉर्म्स करवाऊंगी ना, तो उसमें मैं ये डिटेल में ऐड हम्म। करूंगी 2006 के रिकमेंडेशंस को। साथ ही साथ जो पुलिस कमीशंस हैं, डिफरेंट पुलिस रिफॉर्म कमीशंस हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती है, नेशनल पुलिस कमीशन एनपीसी, इनकी जो रिपोर्ट है, दैट विल सी। Then which one of the following states in India spent highest percentage of state budget on police expenditure during 2015-16? अब ये क्वेश्चंस वो है बिल्कुल, ये आप कैसे प्रिपेयर कर लोगे? पर एक आइडिया है कि जहां पर सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा वहीं पे ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। हाँ सही तो बात। जे एंड के। नागालैंड सबसे ज्यादा खराब है। हम्म। नागालैंड में तो मैम सबसे ज्यादा हालत खराब है। 2015-16 में
पंद्रह अच्छा, सोलह में। तब तो जम्मू हम्म। कश्मीर में है। 15-16 में जम्मू कश्मीर में क्या था, क्या हुआ था? आई ऐसे थिंक तो इतना। कुछ हाँ, वो हुए थे, अटैक्स वगैरह हो रहे थे। बट वो तो मणिपुर में भी तो है, अभी अभी रिसेंटली मणिपुर में चल रहा है मैम, पर बीच में मैंने नागालैंड का सुना था कि उस टाइम क्या होता है, वहाँ नक्सलिस्ट वगैरह के वजह से बहुत। वो नागा मूवमेंट चलता रहता है। हाँ, नागा मूवमेंट हमेशा चलता है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा में वहां पे बंद ही रहता है। मेरी साउंड इको तो नहीं कर रही ना? नहीं। फिर ठीक है। ओके, तो ये तो भाई फैक्ट है, इसको कुछ नहीं कर सकते। मणिपुर आएगा मैम इसका आंसर तो, लेकिन। है ना? ये हम्म। डू नॉट हैव एनी आइडिया, इसलिए सारे के सारे स्कोर नहीं करने होते आपने, बट एक बस तुक्का लगा सकते हो, बिकॉज ये तो अगर किसी ने करंट अफेयर में पढ़ा है तो पढ़ा है, अदरवाइज कोई आइडिया नहीं है इसका। सही बात है मणिपुर वो। में था उस टाइम पे, 15-16 2015-16 में। में क्या हुआ होगा हमें क्या पता। तो हम भी तो 18 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना। सही बात है। ओके। According to the 14th report of second ARC, which one of the following is the core principles of financial system in India? ट्रांसपेरेंसी एंड Focus. सिंप्लिसिटी, ये वाला क्योंकि बोला गया है हम्म। फाइनेंशियल सिस्टम्स का प्रिंसिपल। ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी, चलो हम ऐड कर लेते हैं। फोकस ऑन रिजल्ट्स, अडॉप्टिंग मॉडर्न फाइनेंशियल वैसे मैनेजमेंट बजट आ प्रैक्टिसेस। गया मैम, फाइनेंस है तो बजट तो आएगा ही। वैसे तो सारे ही है। नहीं, फोकस ऑन रिजल्ट्स कैसे होगा, ये नहीं होगा। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, बजटिंग टू रियलिस्टिक, अडॉप्टिंग मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये भी ठीक है ना? अगर हम बी और डी के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास दो हम्म। ऑप्शन आते हैं, वैसे इधर मैम बी। इसमें सभी सही लग रहे हैं, डी भी होगा ना, तो इसका मैम शायद है ना, लास्ट वाला ही है, डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट ना? हम्म। क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, जैसे मैंने कहा था ना 14th रिपोर्ट, और ये पर्टिकुलरली पूछेंगे आपसे। हाँ, आपने कहा था मैम, ऐसे से हम्म। डायरेक्ट नाम पूछते हैं फर्स्ट, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, की टू सक्सेस, आता पब्लिक है, ऑर्डर, ये सारे। हाँ। आता है। मैंने जब मैं एपी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मतलब उसमें तो आता है। हम्म। सेफ साइड है, तैयारी करके चलो। सही बात, 15 रिपोर्ट रट लो। Okay. Who among the made the poetic description about the collector during British rule, as in framing rules for primary school on rural exploration, my active mind shall seek and find the congenial occupation. Philip Woodruff, O'Malley, R.C. Dutt, Anand Ram Barua. ये आते हैं क्वेश्चंस जहां पे आपकी वो लिमिट टेस्ट होती है कि कितना ही ये जानते तो हो आप। अब एक ये मैं किसने? नाम ही नहीं सुना हुआ मैंने तो कभी। आरसी दत्त का तो चलो हमने सुना है, उसके अलावा ये तीन तो बिल्कुल, फिलिप वुडरॉफ और ये। पर इसका ये तो आंसर कौन? वैसे फिलिप वुडरोफ है मैम। है ना, फिलिप वुडरॉफ ही आएगा 45 का ना। अच्छा, इन्होंने देखते हैं कुछ इन्होंने। पोइट्री लिखी होगी ना। हाँ, 45 की क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने। हम्म। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे। इनको काफी सारे मेडल्स भी मिले हैं, और फिजिक्स में इनका काफी अच्छा योगदान रहा है। ये फिलिप वुडरॉफ ने किया है। ये FRS थे। अब ये FRS क्या होता है? पता नहीं, कुछ होंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड या कुछ। नो आइडिया। फिलिप वुडरॉफ, इसके बाद में गूगल कर लेना भाई। ओके। अब बताओ, ये मुझे ना पता है, क्वेश्चन से ज्यादा ये परेशान पता है क्या करते हैं? मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि इनके सोर्सेज क्या हैं, ये रेफर क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले। ये सम टाइम देखते आई हैं जस्ट 10% कि आपको बस घमंड नहीं होने देंगे कि आपको अपने सब्जेक्ट में महारत है। ये सोर्सेज नहीं समझ में आते, सोर्सेज समझ में आ जाए तो बंदा फिर भी कुछ कर ले कि ये चलो मैम यहाँ से कुछ आया होगा। ओवर स्मार्ट लोग बनाते हैं ऐसा पेपर, वो सोचते हैं कि कैसे भी करके इनको नीचे दिखाया जाए। ओके, ये दिस ना इज वेरी नेक्स्ट, ये वाला इंटरेस्टिंग। कितना इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सबको पता क्या है, है इसका आंसर? स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। CVC? कौन से नहीं। एक्ट के तहत आई है? हाँ, शायद यही है मैम। इसका ना मुझे ईयर पता है, 1964 है शायद। संतनाम कमेटी की रिकमेंडेशन हाँ, में बनाई गई पंचनाम थी। कमेटी रिकमेंडेशन 1962 से 64 तक आई थी वो कमेटी, हम्म, रिकमेंड की थी। इतना ही पता है। चलो ये भी देख लेना कौन से एक्ट के तहत है।
Okay, which one of the following is correct regarding second ARC reforms? Recommendation on tenure of chief secretary. फर्स्ट सेकंड 1 year 2 year 3 year 4 year, क्या है इसका आंसर? आई थिंक 3 years होना समझ में नहीं चाहिए। आया मैम मुझे तो ये आंसर क्वेश्चन। 2 साल है। अरे सेकंड एआरसी ने चीफ सेक्रेटरी के टेन्योर को लेकर के कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। मतलब चीफ सेक्रेटरी मिनिमम कितने साल के लिए होना चाहिए। ओ, तो क्या बोला उन्होंने, तो 2 साल का इन्होंने टाइम दिया है। तो मैं ऐसे याद रखूंगी सेकेंड ईयर से 2 साल। ऐसा लगता है सेकंड एआरसी डिटेल में कवर ही कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन बन रहे हैं सेकंड हाँ, एआरसी ये के। तो बहुत वो है, बाइबल टाइप का बोला जाता है इसके लिए तो। सर भी बोलते हैं सेकेंड ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट को मत पढ़ो, कुछ नहीं आता उसमें। फर्स्ट से तो कुछ नहीं आता, सेकंड एआरसी फर्स्ट, देख रहे हो, मैं भी टाइम मिलेगा तो मैं भी उसमें कवर करती एक हूँ ये सेकंड। नीति आयोग, ओ माय गॉड, इतने क्वेश्चंस इस बार वाले पैटर्न, जब हम 19, अभी हम 24 का सॉल्व करेंगे ना, तब देखिएगा मैम, नीति नीति आयोग से 3 क्वेश्चन लगातार एक पेपर में। आने भी चाहिए थे, नहीं आए तो हम वंडर करेंगे नीति आयोग से। हम्म। ओके, अब आ गया डीएस कोठारी कमेटी। मैंने कहा था ना ये कमेटीज आएंगी, सतीश चंद्र अलग कमेटी और युगेंद्र कमेटी। वाह, अब ये दोबारा है ये क्वेश्चन। सेम सेम है, सारा का सारा। डीएस कोठारी कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सतीश चंद्र कमेटी टू रिव्यू इन सर्विसेज ट्रेनिंग ऑफ आईएएस ऑफिसर, कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज एंड सिलेक्शन मेथड। अरे बाप रे, 48 का क्या होना चाहिए? कोठारी कमीशन जो है मैम, ये पुलिस से भी नहीं है क्या? आई थिंक कोठारी कमीशन जो सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले हम हम्म। रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे ना, और यस मैम। सिलेक्शन मेथड को लेकर के है, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है कोठारी हम्म। कमीशन जो है वो बेसिकली इसीलिए बनाए गए थे स्टार्टिंग में, कि आप बता सको कि क्या रिक्रूटमेंट मेथड होना चाहिए। फिर सतीश चंद्र आते हैं, तो सतीश चंद्र को अगर हम काउंट करें कि इन्होंने इन्होंने भी रिक्रूटमेंट पे ही बोला है, और ये जो एसए पेपर है आपका, ये काफी मतलब चेंजेस आए हैं सतीश चंद्र कमेटी के बाद में। तो अगर हम वन को ए के लिए मानते हैं 3, और बी के लिए हम मानते हैं 1। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें, इसमें तो ये ए सी के ही लिए लग रहा है, क्योंकि ए का 3 एक में ही है बस। इसका आंसर देखना, सी का 4 होना चाहिए, अलग कमेटी सिविल सर्विस सही है एग्जामिनेशन को मैम। लेकर के ही है। और 48 का युगेंद्र सी, हाँ। कमेटी, करेक्ट। हाँ, ट्रेनिंग को लेकर। ये कमेटी सच में बहुत परेशान करती है, और मैं तो बहुत लंबे टाइम बाद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो सच में ये है। हम्म। कमिटीज। ये हाईलाइट कर लो, ये बार बार रिपीट होती है, ये यस चार मैम, पांच कमेटी लिख तो। लिया मैंने कमिटी। हम्म कमिटीज। 49 है आपका। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन इन एनी हाउस। अप्रूवल ऑफ मनी बिल मनी बिल ऐसे बाय। एनी हाउस में नहीं जाएगा मैम, ये गलत है शायद। हम्म, सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होता है ना, इंट्रोड्यूस होता है। एग्जैक्टली। और रीजन दे रखा है, द अप्रूवल ऑफ मनी बिल बाय राज्यसभा इज इन दोनों ही इफेक्ट ओनली गलत। फॉर्मल एंड रूटीन प्रोसेस। तो रीजन तो ठीक है, मतलब हम्म। रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है, ए असर्शन वाली इज गलत कौन, है। आर इज ट्रू, शायद ये होगा। हाँ, डी 49 का आंसर डी। होना चाहिए, करेक्ट, हाँ डी होना करेक्ट। चाहिए ना। Wow, which one of the following is the time period of fixed for implementation of 14th Finance Commission? As simple as that, 2015 to 2020 के बीच में। मेरे को समझ ही नहीं आया। 14th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक लागू हुआ था? अभी अच्छा, ये 15th डेट और फाइनेंस याद रखनी कमीशन की पड़ेगी क्या? रिकमेंडेशन चल रही है, और अभी 16th फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके चेयरमैन कौन है, ये चेक कर लेना। मैं बताती हूँ मैम, आनंद पनिहारी करके कुछ है। पनगड़िया। हाँ, पनगड़िया, आनंद, अरविंद पनगड़िया, हाँ। तो 16th फाइनेंस कमीशन के। हाँ, उसके हैं वो। ठीक है, तो अभी 2025 है ना, अभी तो 15th फाइनेंस कमीशन की चलेगी, फिर 16th फाइनेंस कमीशन। 15th के कौन थे? ये नहीं पता मैम। ये 13 से लेकर के 14, 15 और 16, ज्यादा कुछ नहीं। एक तो इसके चेयरमैन कौन थे? इस बार इसमें एक लेडी भी है मैम, वो हम्म, मैथ्यू, एंड्रयू मैथ्यू कर, वहां से है वो, साउथ से। ठीक है। अच्छा, एक तो इनके चेयरमैन, इनके मेंबर्स में कुछ यूनिक है, जैसे आपने कहा एक लेडी है, तो उनको देख लेना।
दूसरा इन्होंने कितने परसेंटेज एलोकेट करा था, सेंटर स्टेट डिवोल्यूशन के अंदर कितने परसेंटेज इन्होंने बताए थे, 32% था, 42% था, क्या था एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। और और कोई मेजर रिकमेंडेशन अगर रही हो, मेजर, तो उसके ऊपर ये पूछते हैं। ये पिछले चार तो याद होनी ही होनी चाहिए। हम्म, बट ये लॉजिकल है क्योंकि 2018 में आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो उसमें तो आप 14 फाइनेंस कमीशन का पूछोगे ही। अभी 15 फाइनेंस कमीशन या 16 फाइनेंस कमीशन पे पूछा जाएगा। yes, मैम। ठीक है, तो हमें परेशान करने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से थे? मुझे तो सिर्फ कमेटी वाले लगे। एक तो कमेटी वाले, और आपको कमेटीज वो पे मैं पोएट्री, सोच, वो हाँ पोएट्री वो वाला थोड़ा पीटर सा है। वुडरूप। ये कहाँ से आया क्वेश्चन, वही तो, वुडरफ फिलिप वाला? वुडरूप। हाँ ठीक है। इसके बाकी तो अलावा रोज प्रैक्टिस ट्रेनिंग करने से ही इंस्टीट्यूट, होगा, ऐसे तो होगा नहीं। हम्म तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब बुक्स की तो हम बना ही रहे हैं लिस्ट, इनकी और बनानी पड़ेगी हमें। एक फैक्ट्स की और बना रही हूँ मैं मैम, पता है क्या आपको? अच्छी सब बात है, गुड। एक जगह। चलो, कल फिर 51 से 75 तक कवर करते हैं। हम्म